टीवी ने ये बता रखा है कोई भी दिक्कत आते ही डॉक्टर से संपर्क करें, और आप डॉक्टर से संपर्क करने पहुंच गए। डॉक्टर बोला पेट में दर्द कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, क्या खाया था, क्या खाया था, और आप कुछ न कुछ तो यहाँ था, पर टेस्ट कराने पड़ेंगे, लिख दिया। ठीक है जी, 50% टैक्स हो गया, अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराया। ये मेरे बेटे के साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। बेटे ऐसा, इसकी तो अपेंडिक्स बढ़ रही है, काटनी पड़ेगी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 6 साल का था तो वो, मैंने उसके बाद से डॉक्टर की शक्ल ही नहीं देखी। मैं कहा आरामजादे हैं। तो आदमी चलता है आंखों से और औरत चलती है कानों से। आदमी उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो दिखने में सुंदर हो, और औरत मोटिवेट होती है सुन करके। अगर गांव में पढ़ावेगा मास्टर तो सारा दिन उन बच्चों पर निगरानी रहेगी। गांव तक बाहर का मास्टर होगा, गांव का स्कूल होगा, उन्हें तीसी करिए उड़ा के बालक खराब होगा, सोबर होंगे रहो। अब देखो आप कितना ही पैसा, कितनी गाड़ियां, कुछ भी सिर्फ 2-4 चीजों के लिए कमाते हो, रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और हैप्पीनेस, और सामाजिक होने के लिए, यानी मैं वहां बैठने लायक हो जाऊं। सिर्फ इसी चीज के लिए सारा कर रहे हो। हर कोई इसी चीज के लिए कर रहा है, क्योंकि अब आप पैसे से शादी करते हो, अब आप जमीन से शादी करते हो, अब आप नौकरी से शादी करते हो, अब आप घर से करते हो, बच्चे से नहीं करते हो, अब आप बच्चों की शादियां नहीं करते हो, अब आप आत्माओं को नहीं मिलाते हो, अब आप संयोग नहीं ढूंढते हो, अब आप स्टेबिलिटी ढूंढते हो। मेरे करनाल में सबसे बेस्ट शुगर का एक डॉक्टर है, वो अपने आप को ये कहता है दुनिया में इससे अच्छा शुगर का कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा आज तक सिंगल एक मरीज बताओ जो इसने ठीक किया हो। मरीज ठीक तो एक भी नहीं होया, मरीज एक भी ठीक नहीं होया, तो सब बेस्ट डॉक्टर क्या के नाम का है। उन स्कूलों में पढ़ने वाले बालक ना तो घर का काम करके राजी, ना खेत का काम करके राजी, ना डांगरा के नजदीक जाके राजी, ना माँ बाप के नजदीक जाके राजी, और ना अपना ही कुछ पता कि मैं जिंदगी में क्या करने वाला हूँ। जीडीपी बढ़ रही है, इससे किसका फायदा हो रहा है? तो जिसके पास पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? रॉथस्चाइल्ड एंड रॉकफेलर, तो आदमी मैं आप, क्योंकि किसी भी कंपनी का सारा अधिकार उन्हीं के पास है। रिलायंस का भी, अंबानी का, अडानी का, टाटा का, महिंद्रा का, बिरला का, अजीम प्रेम जी का, विप्रो का, जितनी बड़ी कंपनी आपके पास कंस्ट्रक्शन की हो, रियल एस्टेट की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, इलेक्ट्रिक दुकानों की हो, कार ऑटोमोबाइल की हो, पेट्रोल डीजल की हो, सब उनकी हैं। राम जी, आप सारा ने दनिशा शर्मा शो देसी बोलबाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारी गिल जो मेहमान मौजूद हैं वो एक बार फिर हमारी गिल इस पॉडकास्ट पर आ रहे हैं। इससे पहले आपने पॉडकास्ट देखा होगा उनका ज़रूर, और हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी, सोशल मीडिया पर बात करी, एजुकेशन सिस्टम पर बात करी, आज की जनरेशन पर बात करी, सरकारों की बात करी, लेकिन बहुत सारी बातें थी जो अधूरी रह गई थी, और कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे उन्हें लेके। तो आज हम एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी का। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से परेशान करने खातिर। नहीं, धन्यवाद। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। आप बहुत सारी चीजें सर उस टाइम आप नहीं छोड़ गए थे अधूरी, हमने रखी थी अधूरी ताकि हम आपने दोबारा तंग कर सकें। सर ने एक बात बोली थी कि आपका विकास ही देश का विनाश है। हाँ। लेकिन हमेशा से हम तो जो सुनते आए हैं, वो चाहे हमारी सरकार हो या हमारे घर के हो, भाई आपका विकास ही देश का विकास है, पर आपने आपका विकास ही देश का विनाश क्यों बोला? निशा जी, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि देश के विकास के पैमाने क्या हैं, और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके विकास के पैमाने क्या हैं। अगर वो दोनों एक हैं, फिर तो आपका विकास ही देश का विकास माना जाएगा। परंतु यदि वो अलग अलग दिशा में होंगे और यदि एक दूसरे को काटते होंगे, तो फिर आपको मेरी बात का औचित्य समझ में आएगा। तो हम पहले देश के विकास के पैमाने को देख लेते हैं क्या होता है। देश के विकास का पैमाना लोगों ने क्या बना रखा है, सरकारों ने क्या बना रखा है, मीडिया और इन नेताओं के प्रोपेगेंडे ने क्या बना रखा है, उद्योगपतियों ने क्या बनाया है। आप कितने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, आप कितनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, आपकी सड़कें कितनी बड़ी हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मॉडर्न है, कितनी लाइटनिंग है, कितनी सजावट है, कितना अच्छा दिखने में देश लग रहा है। मेरे ख्याल से इसके अलावा जीडीपी कितनी है, इंडस्ट्री कितनी बढ़ रही है, जॉब्स हैं, यस हाँ, कितनी इंडस्ट्री है, जॉब नहीं, इंडस्ट्री कितनी है, और जीडीपी कितना है। वो आंकड़ा जो जीडीपी का है वो देश के विकास का पैमाना है कि अभी जीडीपी की दर, जीडीपी ही पैमाना है ना विकास का। ठीक है, अब जीडीपी को समझते हैं। अच्छा, पहले जीडीपी समझने से पहले मैं आदमी के विकास की बात कर लेता हूँ। मैं आदमी के विकास कैसे मानता हूँ? पहले से सभ्य हो गया है, पहले से कम बीमार होता है, पहले से ज्यादा खुश रहता है, पहले से ज्यादा उसके पास संसाधनों का मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, प्योर खाता है, शुद्ध खाता है, ऑर्गेनिक खाता है, कम से कम चीजों के ऊपर निर्भर है, और अपने आप में संपूर्ण है, और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिना अपराध किए और बिना नशा किए रहता है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। हाँ, सर आप हरियाणवी में बोलो।
हाँ, चलो ठीक है, मतलब आप हरियाणवी आपके बहुत अच्छे हैं, हमारे शो का नाम भी देसी बोलबाला है। देसी बोलबाला है। हाँ, मतलब यो ही होगा ना, हाँ, भई आप अपने परिवार में हम्म, कितना बढ़िया तरीके से रहो हो, कितने प्यार से रहो कितनी हो, बढ़ोतरी कर और रहे हो। आपको जिस चीज की जरूरत है वह मिला है कि नहीं मिला है, हम्म, और कितनी मुश्किल से मिलना है, किसके ऊपर निर्भर है, इससे बात पे मतलब हम ये मानेंगे कि विकास आदमी का हो रहा है। अब और समय कितना आपके पास है, बिकॉज टाइम इज द लग्जरी, अगर हम इस एक लाइन पे बोलें तो। अब मैं देश के विकास के पैमाने के सबसे बड़े आंकड़े जीडीपी पे बात करूंगा। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, उसको कहते हैं कि पूरे साल में पूरे देश में कितना उत्पादन हुआ या कितनी टोटल नई सेवाएं सृजन हुई, सेवाओं का सृजन हुआ। यानी कि खेत में कितना अनाज पैदा हुआ, खदानों में कितना कोयला पैदा हुआ, कितनी धातुएं निकली, और जितने और पशुधन यानी जितना धन बढ़ा उसका बराबर का पैसा आरबीआई छाप लेगा और वो सर्कुलेट करेगा, यानी कितने पैसे का सर्कुलेशन हुआ, ये है जीडीपी का आंकड़ा। यानी कि यदि आप अपने गांव के बने स्कूल में जाते हो, गांव का आदमी वहां पढ़ाने जावे है, आप घर का बनया बस्ता लेके चले जाओ, बड़े भाई की किताब लेके चले जाओ, मास्टर जी आपने पढ़ा दे, ना तो मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी, ना किते आने जाने की जरूरत पड़ी, ना ट्यूशन की जरूरत पड़ी, और पढ़कर घर आगे, इसमें जीडीपी का आंकड़ा 0 बढ़ेगा। ठीक से। अब अगर आप गांव तक बाहर किसी स्कूल में पढ़ो हो, बस में जाओ हो या कार में जाओ हो या मोटरसाइकिल में जाओ हो, तो आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, नए जूते रखने पड़ेंगे, टकाटक सारी सौदा रखना पड़ेगा, टाई पैर का जानी पड़ेगी, हर साल नई किताब प्राइवेट पब्लिकेशन की लेनी पड़ेगी। फिर जो वह बस है, वह जो स्कूल की बस लेना हुआ है, उसका ड्राइवर, उसकी आया, उसका सीसीटीवी कैमरा, उसके टायर, उसका रोड का खर्चा, उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा, और उसके मतलब चीज टूट फूट होगी उनका खर्चा टोटल मिला होगा, और गांव का प्राइवेट स्कूल होगा और उसमें प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस होगी, तो ज्यादा पैसा सर्कुलेट होएगा, तो जीडीपी का आंकड़ा बड़ा दिखेगा। अब इसमें आदमी का नुकसान है कि फायदा है, ये आप बताओ। आदमी का तो नुकसान है, क्योंकि वह पढ़ाई जो गांव के बाहर किसी शहर के स्कूल में हो रही है, वह पढ़ाई गांव में भी हो सके है, क्योंकि वहां भी पढ़ान एलियन नहीं आता, वहां भी मानस गांव का ही जावा है पढ़ान। तो वो गांव का मानस गांव के गांव में कौन पढ़ावा है, आपके गांव में मेरे गांव का आदमी पढ़ाने जावा है, मेरे गांव में आपके गांव का पढ़ाना हुआ है, चक्री काटते रहो हैं। क्योंकि लोगों ने आजकल पैसा भी तो चाहिए ना, पैसा चाहिए, मैंने उसके पैसे, उसका पैसा कोई नहीं रोक रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको पैसा मिले कि ना मिले, वो गांव में पढ़ाने का भी उसने उतना ही पैसा मिल सका है, गांव वाले लग के उसने दे सके हैं। मैं तो जो ये पैसा यहां से बच्चा जो घर तक गांव में तय और जो दूसरे जगह गया है पढ़ान, और जो वहां तक मास्टर पढ़ान गांव में आया है, दोनों केस में जीडीपी बढ़ रही है। अगर गांव के गांव में पढ़ावेगा मास्टर तो सारा दिन उन बच्चों पर निगरानी रहेगी। गांव तक बाहर का मास्टर होगा, गांव का स्कूल होगा, उन्हें इसी तीसी करिए उड़ा के बालक खराब होगा, सोबर होंदे रहो, लेकिन गांव के गांव का होगा तो गांव वाले कह सके भाई मास्टर जी आ गए, वो देखो आ गया मास्टर। और बात सर ये चीजें आप तो थोड़े टाइम पहले बोल रहे होते तो भी हम ना, मैं थोड़े टाइम पहले की बात नहीं कर रहा, देखो मैं कह रहा हूं निशा जी, आप मने सिर्फ इतना बताओ कि इसमें जीडीपी बढ़ने लग रही है और इसमें जीडीपी नहीं बढ़ती है, देश के विकास का यह आंकड़ा है, लेकिन उस आदमी का नाश होने लग रहा है। सारे लोग, मैं अपने गांव का बता देता हूं आपको, मेरे गांव में मैंने मई 2025 में एक रिसर्च करी थी, जिसमें मैं हर घर में जाके ये पूछ के आया, भाई तुम्हारे पढ़ाई पे, धार्मिक कार्यों पे, हेल्थ पे, इंश्योरेंस पे और दूसरे जितने भी मुद्दे हैं उन पे कितने पैसे खर्च हुए हैं। उसमें मैंने जो पढ़ाई का जो आंकड़ा मेरे गांव से लिखड़ के आया, वो लिखड़ के आया 20 करोड़ रुपया साल का, और वो 5 स्कूल के मालिका की जेब में जावा है। अब 5 स्कूल में 20 करोड़ मेरा गांव देने लग रहा, वो गांव भी दे रहा, वो भी दे रहा, वो भी दे रहा, वो भी दे रहा। मान लो 5 गांव की बात कराऊं उतने बड़े बड़े, तो 100 करोड़ रुपया उन 5 स्कूलों के मालिकों को दे दिया। उस 100 करोड़ रुपए में जो बच्चों का तरक्की है, उसका लेवल क्या है वो मैं बता रहा हूं। उन स्कूलों में पढ़ने वाले बालक ना तो घर का काम करके राजी, ना खेत का काम करके राजी, ना डांगरा के नजदीक जाके राजी, ना माँ बाप के नजदीक जाके राजी, और ना अपना ही कुछ पता कि मैं जिंदगी में क्या करने वाला हूं या मेरे को जिंदगी में क्या करना है, ना मैं पढ़ के राजी, बोलने में बदतमीज हो गए,
खान में सारा का सारा फ्राइड खाना खावे हैं या बाहर का पैकेट वाला खावे हैं या फिर सारा का सारा मतलब बकवाद खाना खावे हैं पैक्ड। लेकिन सर ये भी तो चीजें होगी ना, जैसे मैं भी पिछली लाइन में बोल रही थी कि संसाधन मिलन भी तो शहर में लग गए, मतलब ठीक है वो। इसका मतलब है कि कोई आदमी शहर में संसाधनों को रख रहा है तो वो प्लान करके रख रहा है ताकि आपको गांव से शहर में जाना पड़े, ताकि आपको अपना कमाई जो है वहां लुटानी पड़े प्राइवेट कंपनियों को। अगर वो पैसा गांव के ही लोगों को मिलता होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। पेट्रोल कंपनी कौन? अमेरिका की। गाड़ियों की कंपनियां कहां? वही उन्हीं रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर की। पेट्रोल डीजल भी उन्हें का, गाड़ी के टायरा की कंपनी भी उनकी, शीशे की कंपनी भी उनकी, सीट बनाने की कंपनी भी उनकी। तो वो पैसा तो आपको तो मिल नहीं रहा ना। अगर ये पैसा आप खर्च करते और उस गांव के बालक ने मिल जाता तो भी गांव की तरक्की थी। अगर वो आप खर्च करो मन ने मिल जाए, मैं खर्च करूं किसी और ने मिल जाए, ऐसे करके मिलता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप सारे के सारे इकट्ठे करके पैसा उन पे देने लग रहे, आपस में नहीं सर्कुलेट कर रहे हैं। जीडीपी बढ़ रही है, इससे किसका फायदा हो रहा है? तो जिसके पास पैसा जा रहा है। किसके पास जा रहा है? रॉथस्चाइल्ड एंड रॉकफेलर, दो ही आदमी। मुन्ने डाल पीछे पड़ दो ही आदमी। मैं आप, क्योंकि किसी भी कंपनी का सारा का सारा अधिकार उन्हीं के पास है। रिलायंस का भी, अंबानी का, अडानी का, टाटा का, महिंद्रा का, बिरला का, अजीम प्रेमजी का, विप्रो का, जितनी बड़ी कंपनी आपके पास कंस्ट्रक्शन की हो, रियल एस्टेट की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, इलेक्ट्रिक दुकानों की हो, कार ऑटोमोबाइल की हो, पेट्रोल डीजल की हो, सब उनकी हैं। ये कैमरे आप जाकर जिन कंपनियों के आप लेके यूज कर रहे हो, मोबाइल जिनका यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड में जाके देखोगे इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनियों की है। अब उन कंपनियों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लो, भारत की जीडीपी यानी कि साल का जो बजट है वो है 50 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है। एक ये जो कंपनियां हैं, ये टोटल कंपनियां लगभग 30 के करीब है। मैंने अभी अपने नीडर इंडिया वाले चैनल पर डाला था इनकी लिस्ट। उसमें सिर्फ एक कंपनी ब्लैक रॉक, उसका एसेट मैनेजमेंट वो है 1270 लाख करोड़। यानी भारत को 25 साल तक अकेली एक कंपनी चला सकती है, इतनी ताकतवर है वो। आप अंदाजा लगाओ फिर उसको कि वो यहां के सारे उद्योगपतियों को इस तरह से कंट्रोल करके, और वो उनके अंदर ऐसे घुसी हुई है कि जितना भी पैसा आप वहां इन्वेस्ट करते हो, जितना पैसा आप वहां खर्च करते हो, सारी टोटल है। आप रिसर्च करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। ब्लैक रॉक का वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट चेक कर लो, भारत का जीडीपी चेक कर लो, और पैसा कहां जा रहा है वो चेक कर लो, रिलायंस में शेयर होल्डर कौन है वो चेक कर लो, जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी पैसा है बाहर है, या न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का पैसा है, सारे के सारे सब कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट है, जो FII बोलते हैं जिसको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, वो सारी उन्हीं की है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड। बिल्कुल। अगर छोटा सा एग्जांपल लूं, मैं जिस चीज पर आप बात कर रहे थे, अगर मान लो मैं शहर में रह रही हूँ, मैं आज उन्हें सोचूं कि ये सब मेरे समझ में आ गई और मैं गांव में जाके बसूं, उल्टा खेती बाड़ी हम सारा परिवार शुरू करें, वहीं सब्जी उगाएं, सारी चीजें करें, पर किसान ने भी तो कुछ नहीं मिल रहा ना। मतलब ना 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 यहाँ, हाँ, ये जो अभी तो चलो मैं आपको किसान ये आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। पहले एक बार मैं इस एजुकेशन वाले ने कर लूं। यहाँ था हेल्थ में, देख लो आप, अगर आप गांव में किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करो या रसोई पैथी का इस्तेमाल, मान लो पेट में दर्द हो गया, आपने पूछा अपनी माँ तक, माँ पेट में दर्द हो रहा है, माँ कहेगी अजवाइन की फाकी मार ले। ठीक है, आप अजवाइन की फाकी मारोगे, पेट में दर्द आराम हो जाएगा। सिर में दर्द होया तो वो कर दोगे। लेकिन आप चले गए, बाई चांस आपको टीवी ने ये बता रखा है कोई भी दिक्कत आते ही डॉक्टर से संपर्क करें, और आप डॉक्टर से संपर्क करने पहुंच गए। डॉक्टर बोला पेट में दर्द कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। क्या खाया था? क्या खाया था? अच्छा, पहले कभी हुआ है? और कोई दिक्कत आई है? पहले कोई चक्कर आए हो, कुछ आया हो, और आया हो, कुछ न कुछ तो आया था, पर टेस्ट कराने पड़ेंगे। लिख दिया, ठीक है जी, 50% टैक्स हो गया। अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराया। ये मेरे बेटे के साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। बेटे ऐसा, इसकी तो अपेंडिक्स बढ़ रही है, काटनी पड़ेगी। मैं मतलब अपेंडिक्स ऑपरेशन करना पड़ेगा। 6 साल का था तब वो। मैंने उसके बाद से डॉक्टर की शक्ल ही नहीं देखी। मैं कहा आरामजादे हैं तो। मैं अपने मेरे एक मौसा जी थे, उनको मैंने फोन किया, मैं ऐसे ऐसे करके पेट दर्द है। बोला क्या कह रहा है डॉक्टर? बोला अपेंडिक्स है। मैं इनके चक्कर में ना पड़ा है, वो भी डॉक्टर ही हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। वो कहने लगे इनके चक्कर में ना पड़ा, करनाल ले आ। मैं चंडीगढ़ से हमने बच्चे को करनाल लेके आया, क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट ज्यादा था। और मैंने डॉक्टर को बोला अभी ऑपरेशन मत करो, रात को यहीं मैं अपने घर ले जाता हूँ। बोले अस्पताल में दाखिल रखो, कोई दिक्कत हो गई तो। मैंने कहा दिक्कत हो गई तो 15 मिनट दूर हूँ, आ जाऊंगा यार, क्या दिक्कत है, इतनी देर में थोड़ी हो जाएगा। तो मैं उनको सुबह बेटे को
ले आया करनाल, और वहाँ आकर के उन्होंने डॉक्टर के पास गया, वो उसने चेक किया, बोला क्या खाया था? डॉक्टर ने पूछा, बेटे ने बताया कुछ? बोला नहीं, और कुछ भी खाया था? उसने बता दिया कि हाँ ये खाया था। हाँ, तो बोले फूड पॉइजनिंग है, कुछ नहीं है, आज इसको खाली पेट रखो, शाम तक ठीक हो जाएगा। और हो गया। और हो गया। आज तक दोबारा, मैं आज तक की बात बता रहा हूँ, 20 साल का है वो, पिछले 14 साल में सिंगल टेबलेट मैंने उसको एलोपैथी की नहीं दी। उसके बाद मैंने कहा ये हरामी लोग हैं। 20 साल से मेरी शादी हो रखी है। सर डॉक्टर की भी तो गलती रह गई, इसकी वजह तो हम सब चीजों ने। हाँ, तो अब यार एक बात बताइए ना आप, वो उन्होंने अपेंडिक्स डिक्लेयर कर दी, अल्ट्रासाउंड कह दिया, उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया, उन्होंने मुझे खर्चा बता दिया, तो वो एक अकेले डॉक्टर की भी तो गलती हो सकती है ना। एक डॉक्टर ऐसा नहीं है जी जो 1 करोड़ रुपए से कम पैसे में एमबीबीएस करता हो। 1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर, उसका ब्याज देखोगे ना, हिसाब किताब लगाओगे, और जो अस्पताल खोलने का खर्चा है वो आपको ऐसे खाली पेट रख के ठीक करेगा नहीं कभी भी। वो तो जीडीपी में अपना योगदान देगा ही देगा। उसको तो अगर आप घर में अजवाइन लेके करोगे अपना पेट दर्द ठीक, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, टेस्ट करवाओगे, दवाइयां खाओगे, दवाइयों वाला मेरा कल एक मेरे यहाँ मेरठ से एक साथी आया हुआ था, वो बता रहा था जी मैं मेडिकल डॉक्टरों के पास दवाइयां सप्लाई करता हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे करता हूँ। बोला जो दवाई 600 रुपए लिखा होता है जिस पैक के ऊपर, वो हम लोगों को 114 रुपए 115 रुपए में मिलती है, और उसका बनाने का जो खर्चा होता है वो एक टेबलेट का मुश्किल से 50 पैसे या 60 पैसे होता है, ज्यादा करो तो 2 रुपए तक मैक्सिमम होता है बड़ी से बड़ी दवाई का। अभी 2 रुपए की दवाई अगर आपको 600 रुपए में मिल रही है, तो जीडीपी तो बढ़ेगी बहुत बढ़िया तरीके से। क्या दिक्कत है? एमआरपी पे 10% दे देगा आपको मेडिकल स्टोर वाला, 20% दे देगा। लेकिन वो सारे के सारे चीज क्या यूज कर रहे हैं उस दवाइयों के अंदर? वो क्या कह रहे हैं, हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जो जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां कहां होती हैं? खेतों में, झाड़ियों में, नदी किनारे। वो तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है। तो अगर हम लोग आदमी को स्वस्थ रखना चाहेंगे, उसके लाइफस्टाइल, एक डॉक्टर ये नहीं कहता कि लाइफस्टाइल की वजह से तुम्हारे को बर्बाद, ये नहीं कहता लीवर फैटी तो सबका ही है, ये नहीं कहता हरामी की 8 बजे के बाद अगर तुम जागोगे तो लीवर फैटी 100% होएगा। एक डॉक्टर ने आज तक नहीं बोला। शुगर का मरीज जाते हैं, मेरे करनाल में सबसे बेस्ट शुगर का एक डॉक्टर है, वो अपने आप को ये कहता दुनिया में इससे अच्छा शुगर का कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा आज तक सिंगल एक मरीज बताओ जो इसने ठीक किया हो। मरीज ठीक तो एक भी नहीं होया, मरीज एक भी ठीक नहीं होया, तो सब तो बेस्ट डॉक्टर क्या के नाम का है। अभी आपने लखनऊ में खबर पड़ी होगी, वो डॉक्टर जो था हार्ट का पेशेंट, हार्ट का डॉक्टर, हार्ट का ऑपरेशन करते हुए क्योंकि वैक्सीनेटेड था, और ऑपरेशन की टेबल पे ही हार्ट अटैक होकर मर गया। उसका हार्ट खोल रखा और ऑपरेशन टेबल पे मर गया। तो मतलब ये वो डॉक्टर है जो हार्ट का पेशेंट, वो दुनिया को बता रहा है हार्ट का पेशेंट मैं डॉक्टर हूं, और वो खुद हार्ट अटैक से मर रहा है। ये डॉक्टर है हमारे पास। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, वहां हेल्दी रहना वो जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा है, आपका बीमार होना जीडीपी में योगदान दे रहा है। आप अगर पंचायत में फैसला कर लेते हो गांव में एक ही दिन के अंदर, तो जीडीपी में योगदान 0 है। लेकिन यदि आप पुलिस के पास जाओगे, वकील के पास जाओगे, कोर्ट में चक्री काटते रहोगे 10-10, 20-20 साल, तो जीडीपी बढ़ती है। यानी कि राजनीति अगर समाज आधारित कर लोगे और वैसे ही चुन लोगे सरपंच अपना, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपया लगा के सरपंच एमएलए 20-20 करोड़ रुपया खर्च करके एमएलए एमपी बनते हो, तो जीडीपी बढ़ती है। आप अगर ये खर्चा इस तरह से करते हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती यदि आप बैल से करने लग जाओगे और खाद अपनी घर की बनाने लग जाओगे और घर का कचरा कूड़ा सारा खेत में, खेत का पेट में, पेट का खेत में यूं डालना चालू कर दो, जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर आप पैक्ड चीजें लेके आओगे, तो उस पैकेट को ढोने के लिए आपको स्वच्छता अभियान वाली गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। गांव में भी वो गाड़ियां जीडीपी बढ़ाने के लिए हैं। गांव में खेत में ट्रैक्टर होगा, तेल डीजल होगा, सारी मशीनें होंगी, गांव की तरफ मूव करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अब जो आपका सवाल था, ये अब मैं उस पर आ रहा हूं जो आपने सवाल पूछा था। अब आपको समझ में आ गया कि आपका ठीक रहना जीडीपी के लिए खतरनाक है, आपका बर्बाद रहना जीडीपी के लिए बेहतर है। यानी आपका विनाश ही देश का विकास है। इति सिद्धम, ये तो एक लाइन होगी जो आप थ्योरम में लिखा कर दे, सिद्ध हो गया। देश का विकास तो नहीं हुआ सर। जीडीपी बढ़ रही तो देश का विकास के आंकड़ों में आता है ना कि देश के लिए तो कुछ हो नहीं रहा ना, तो आप ही कह रहे हो। देश ही के लिए हो रहा है ना, वो तो ये कह रहे हैं। जो आपको बताया गया वो तो ये बताया गया ना कि जीडीपी में आंकड़ा बढ़ रहा है तो देश के लिए है। यहां तक कि मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, सब्जी आपने खेत में तो ले ली,
तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। आपने बटोड़े पर घिया तोड़ के खा ली तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपने रेडी वाले को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, 20 रुपए की भी ली हो चाहे, वो जीडीपी बढ़ेगी। अगर मैंने आपको पैसा उधार देना या लेना है, अगर मैं कैश दे दूं और कैश ले लूं तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, और अपना भाईचारा बना रहे। लेकिन यदि मैं ये पैसा बैंक के थ्रू आपको दूं, पहले तो 2-4 लाख रुपए, और फिर वो आप मुझे वापस करो, तो ट्रांजेक्शन हुआ ना, तो जीडीपी बढ़ी। यानी कि और उसमें वो टैक्स मेन्यू कह देंगे कि इतना ट्रांजेक्शन हो गया, तो अब जो तुमको जीएसटी या दूसरे टैक्स देने पड़ेंगे, इनकम टैक्स। मेरा मकसद ये है, टैक्सेशन प्रणाली, जितना भी टैक्स है, चाहे टोल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, और ये जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं, ये देश के विकास को दिखाने के आंकड़े हैं। तो यदि देश विकास, मतलब विकास दिख रहा है, इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है, तो इसका मतलब आदमी विनाश की तरफ है, ये कन्फर्म है। दूसरी बात, आपने बोला क्या गांव की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। आप होना चाहे होइए, ना होना चाहे मत होइए। मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि आपको शहर में हवा दूषित मिल रही है, यदि यहां भाईचारा नहीं है, यहां किसी को देख के कोई राजी नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो भाई फिर जहां हवा साफ है वहां जाकर के चीजों को ठीक कर लीजिए, जिनकी वजह से आप गांवों से शहर में आए थे। तो श्योरिटी है ही नहीं सर, कहाँ कैसे लोग मिलेंगे, गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएं? देखो, मैं आपको बता रहा हूं, गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन गांव आपका है, गांव में आपकी जड़ें हैं, जहां जड़ें हैं, जहां डीएनए है, वहां वो नेचुरल बॉन्डिंग, कुदरती बॉन्डिंग किसको कहते हैं, जैसे बच्चा जहां जिस घर में पैदा हुआ, उस माँ को उसने बचपन से स्मेल किया, तो उस खुद शहर में क्यों रह रहे हो फिर? मैं बता दूंगा इसको, ठीक है, इस पॉइंट बता दूं। उस बच्चे ने माँ को स्मेल किया, तो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग उसकी माँ के साथ, फिर जिन घर वालों के साथ रहा सबसे ज्यादा बॉन्डिंग फिर उनके साथ, फिर जिनके साथ वो अपने बचपन में रहा उससे अगली बॉन्डिंग उनके साथ, फिर जिन जिन से उसको वास्ता पड़ा उस अगली बॉन्डिंग उसके साथ। तो वो जो गांव में है वो नेचुरल बॉन्डिंग है उसकी। पर सर आज के अब टाइम में गांव हो शहर हो कहीं भी वो बॉन्डिंग, भाई भाई में बॉन्डिंग नहीं तो रही चलो, सर। ये तो सामाजिक एक दूसरी समस्या हो गई ना। हाँ। मैं कह रहा हूं सही और गलत की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी और आपकी अगर नहीं बनती है तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, हम एक दूसरे का सिर फोड़ें, दूसरा या रास्ता, बातचीत ना दूसरा करें। रास्ता है कि हम एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें और मुंह फेर के बैठ जाएं, और तीसरा रास्ता है हम बातचीत करके उस मसले को सुलझा लें। जो बातचीत करके मसले को सुलझाने वाला पॉइंट है, इस पर गांव के लोगों की नजर नहीं है, वहां गलती को देखते हुए, समस्या को देखते ही वो गांव छोड़कर भागने की तरफ है। मैं अपनी बताता हूं, जो आपने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रहता हूं। मैं 10वीं क्लास तक गांव में पढ़ा, गांव के सरकारी स्कूल में मैंने 10वीं करी, करनाल जिला मैंने टॉप किया। घर वालों ने सोचा इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और मुझे इसके चक्कर में गांव 10वीं के बाद का स्कूल तो असंध में भी था, मेरा गांव फफड़ाना असंध के नजदीक पड़ता है, जलमाना में भी होगा, सफेदों में भी था, डेली आ जा सकता था, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अच्छा स्कूल मिलेगा, तो उन्होंने मुझे करनाल के एक बहुत अमीरजादों के स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहां अंग्रेजी बोला करते थे और गालियां ही गालियां दिया करते थे, और कंपटीशन उनका मुख्य उद्देश्य था। और मैं उस स्कूल में भेज दिया, और मैं उस दिन के बाद से आज तक वापस नहीं आया। 30 साल हो गए, 30 के 32 साल हो गए, मैं वापस नहीं आया। 32-33 साल गांव छोड़ा, क्योंकि छोड़ने के बाद में फिर कॉलेज के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटीज में भी बाहर जाना पड़ेगा, फिर नौकरी भी बाहर ही करनी है, नौकरी भी बाहर मिली, जो क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी टीचर बन गया था, तो टीचर की नौकरी करते करते रियलाइज हुआ कि ये तो यार सारा ही लफड़ेबाजी चल रही है, तो मैंने उस टीचर की नौकरी छोड़ी। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये रिसर्च है, मैं इसका फायदा गाँव को देना चाहता हूँ। गाँव वालों से बात करी, उन्होंने कहा कि रहने दे, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यही तो पॉइंट मैं बोल रहा मैं भी बता रहा हूं अभी आपको, लेकिन मेरे दिमाग से वो नहीं गया ना बात, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आज तक मैं इस बात को माना नहीं ना, मैंने इसका रीजन देखा कि क्यों। तो मैंने देखा उनकी साइकोलॉजी ऐसी बना दी मीडिया ने कि वो गांव में बैठे आदमी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, चंडीगढ़ में बैठे आदमी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने चंडीगढ़ में अपना सेंटर खोला और अपनी बात को प्रूव किया, जो मैं करना चाहता था। प्रूव करने के बाद मैंने पूरी सोसाइटी में यह बता दिया कि अब मैं 2 महीने की बच्चे पढ़ाने का 5 लाख रुपया मेरी फीस, एक अपॉइंटमेंट की 1.5 लाख रुपए मेरी फीस, मैं आपके बच्चे को ये बता सकता हूं किस काम के लिए बना है। अब मेरी बात को उन्होंने सुनना शुरू किया, लेकिन मेरे गांव से, मेरे अंदर से गांव अभी तक गया नहीं। मैं फिर से, अब मैंने देखा कि यार मेरे बच्चे को तो लोग बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ वाले बोलते हैं तो फफड़ाना का है, तो ये बच्चा मेरा कहाँ का है, मैंने तो इसकी जड़ काट दी। मैं उसे बोला
गांव में आकर के मैंने गांव वालों से बात की। मैंने कहा चाचा, पूरे गांव में मोहल्ला वाइज बात करके मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये चीजें खराब क्यों हुई, क्या रीजन रहा कि आपको जहां पूरे गांव में 10 ट्रैक्टरों से काम चल जाता था, हर घर को ट्रैक्टर क्यों लेना पड़ा? अकड़, मतलब मरोड़, अहंकार, लालच एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आई। तो मैंने बैठ के चर्चा की, क्या ये चीजें ठीक हो सकती हैं चाचा? बोले यार बात करेंगे तो हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्योंकि मैंने उन बातों को मैं आगे तक लेके गया कि बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ। उन्होंने कारण बताए, मैंने लिस्ट बनाई, इस कारण पे चर्चा की मैंने। एक रीजन था, उन्होंने कहा कि जलते हैं लोग एक दूसरे से। मैं कहा चलो पहले हम ये देखते हैं जलते क्यों हैं। मैंने जलने की लिस्ट बनाई, वहां लोग बैठे थे, टोटल 42 पॉइंट्स निकल के आए एक दूसरे से जलने के, सबने अपने अलग अलग बताए। मैंने 42 के 42 पॉइंट पे डिस्कशन किया कि इस पॉइंट पे यदि ऐसा हो जाए तो ये जलन खत्म हो सकती है, हाँ हो सकती है, टिक। दूसरे वाला, हो सकती है, चेक। हो सकता है, यस, चेक। 42 के 42 पॉइंट्स में मैंने कहा यदि हम ये चर्चा करें तो क्या ये खत्म हो सकती है, जलन खत्म हो सकती है, लो कांटा मारो। अब लोगों में लालच है, मैंने कहा अब लालच बताओ क्यों है, अब लालच पे चर्चा करो। फिर मैंने लालच पे चर्चा की, 3 घंटे उस पर लगे। फिर मैंने जितने कारण थे लोगों के गांव से छोड़कर जाने के, मैंने सब पे एक एक करके मैंने कहा ऐसे ही यदि हम लोग 7-7 8-8 घंटे बैठकर बात करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है प्रैक्टिकली। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा किसी को भी कि तुमको गांव जाना चाहिए कि शहर जाना चाहिए, लेकिन मैं ये बताऊंगा सही क्या है और गलत क्या है, खाना कौन सी चीज। मैं ये कह रहा हूं भाई, अपने खेत में बिना केमिकल का उगा हुआ खाना बेस्ट है, और बाजार में पैक किया हुआ खाने में ये केमिकल्स ये खराब है। अब आप ये कह करके उस कचरे को खाते रहो कि हमारे पास चॉइस नहीं है, दिस इज नॉट राइट। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखो, आप भी उसी फॉर्मेट में आ गए ना, जैसे शहर में आ गए आप। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने घर में सब्जी वब्जी कितनी उगा लोगे आप, जिस हिसाब मैं शहर में रहता हूं, हाँ। एक भी पैकेट वाला खाना मेरे घर में नहीं आता। आज तक मेरे बच्चे ने हमने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, बाजार की हमने कोई आइटम नहीं खाई। शादी को हमारे कितने साल हो, 20 मतलब 12 से लेके 14 साल तो मुझे चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए हो गए, और 20 साल मेरी शादी को हो गए। हम कभी भी स्पेशल घर से डिनर करने बाहर नहीं जाते। आप सब्जियां घर में ही उगाओ सारी? हमारी सब्जियां तो गांव से आ जाती है, नहीं तो गांव के किसी मित्र से हमारा संपर्क है, और नहीं तो हम जाकर खेतों में से, कुछ लोग हमने पॉइंट आउट किए हुए हैं कि ये लोग ऑर्गेनिक उगाते हैं, उनके खेत से जाके 1 हफ्ते की सब्जी हम लोग ले आते हैं, हफ्ते 10 दिन की। नहीं तो मैं घूमता रहता हूँ, तो जहां भी सब्जी देखता हूँ खेत में, उससे पूछता हूँ कि तो दवाइयाँ छिड़कता है नहीं छिड़कता है। और वैसे भी पता है सबको कि भाई जो मार्केट रेट है, जो ऑर्गेनिक का रेट है, उससे फालतू मेरे से ले लो, लेकिन मुझे सब्जी चाहिए। लेकिन आपने जैसे 1-2 बातचीत में कहा कि आप इतनी फीस चार्ज कर रहे हो, इतने लोग, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी फॉर्मेट में आ गए, आप भी तो लोगों को फ्री चीजें बता सको, या हम तो बताता हूं, मैं आपको अपने गांव के लिए चाहिए, आपको अपने पूरी कम्युनिटी के लिए चाहिए, तो मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी ट्रेनिंग और मेरा टाइम फ्री है, टोटल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लेता हूं मैं। पर आपको केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, केवल अपने बच्चे के लिए या अपने लिए चाहिए, तो फिर नहीं। फिर तो मैं आपके बच्चे के लिए कर रहा हूं तो आप मेरे बच्चे के लिए कीजिए ना। वो सिर्फ काइंड में है, आप काइंड में कर दो भाई, मेरे इस समय की जो कीमत है वो आपको चुकानी पड़ेगी। आप अपने गांव के लिए कर रहे हो मान लो, तो मैं आपको ये सारी चीजें फ्री सिखाऊंगा, तो आप सीख करके अपने घर में अप्लाई कर लो। मैं कब कह रहा हूं कि आपको इसका लिए पैसा देना पड़ेगा? वो पैसा इसलिए क्योंकि मुझे अभी फिलहाल लोगों में मैं इस लेवल पर कॉन्शियसनेस नहीं जगा पाया हूं कि वो आदमी की बात को समझे। अभी लोगों को शायद इसे भ्रम में डाला हुआ है कि ये जो बताने वाला है ये कौन सी गाड़ी में आता है, ये देख करके हिसाब लगाते हैं कि इसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, ये किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की, ये अंग्रेजी बोलता है कि हिंदी बोलता है कि गामड़ी बोलता है, ये पैसा कितना कमाता है, इसके पास कितना है। ये अभी वो आदमी की अच्छाई और बुराई का अंदाजा उसकी इस तरह की नकली ताकत से लगाते हैं, वो उसकी बात को नहीं समझ रहे होते हैं। इसीलिए वो चीज के लिए मुझे गांव से बजाय मुझे अपना हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में बनाना पड़ा। दूसरी बात, मेरा बेटा इंटरनेशनल प्लेयर है लॉन टेनिस का, मेरे पास मेरे गांव में बनाना पड़ा सर, सबकी के लिए हुआ है ना, सारी चीज ना 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 ना। मैं वापस गांव में आना पड़ा, अब ये कह करके अब मैं गांव में वापस आ रहा हूं।
मैं उसको गांव को बना रहा हूं कि रहने लायक बने। कम से कम मैं नहीं रह पाऊं तो मेरा बच्चा तो रह पाए, और मेरा बच्चा नहीं रह पाए तो अगली जनरेशन तो 100%, कि हम 2 जनरेशन अगर जोर लगाकर अपने गांव को रहने लायक बना पाए तो मेरी अगली जनरेशन कम से कम गांव में रह पाए, अपने अपने ही स्वराज के अंदर रह पाए और किसी की गुलामी ना करनी पड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप वो काम ना करिए जो आपको आज करने पड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उस बात को मत भूलिए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपका प्रयास दिन ब दिन, मैं रहता चंडीगढ़ में हूं, मेरी फैमिली चंडीगढ़ में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे को वहां कोचिंग वहां ले रहा है, लेकिन मैं लॉन टेनिस की, लॉन टेनिस खेलता है ना, तो उसका कोच वहीं पे रहता है। तो अभी बाहर से स्पेन से आए हुए कोच है, उनसे कोचिंग ले रहा है। अब वो स्पेन से आए हुए कोच जिस दिन मेरे गांव में आके पढ़ा सिखाने लग गए, उस दिन मुझे नहीं जाना पड़ेगा। और मैं 24 आवर 24 घंटे 365 दिन, अभी आपको पता हो नहीं होगा शायद, मैं अभी दुबलदन गांव में हूँ 2 तारीख से, वहां गांव के मंदिर में रहता हूँ, किसी के कमरे में नहीं रहता हूँ। हमारी पूरी टीम मंदिर में रहती है और वहां पराड़ी घेर के, गद्दे घेर के, और वहीं पे कंबलों में वहीं सो रहे हैं। और रात को 3-3 2-2 बजे तक वहां गांव के इस पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा चलती है। रात को 1-1 बजे तक हम लोग बैठ करके इन बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। वहां कुछ लोग गांव के शामिल होते हैं, कुछ लोग हमारे शामिल होते हैं, और इस प्रयास को हमने बंद नहीं किया है। यानी भले ही मैं उस गांव में नहीं रहता, लेकिन मैं किसी न किसी गांव में ही रहता हूं। दैट इज वाई मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप सब लोग गांव में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं दुबलधन से कि बताओ तुम्हारा गांव का क्या हाल है। मैं अब आपको इसकी पोजीशन बताता हूं। मैं 5 की 5 पंचायतों में अपनी टीम जा चुकी है, 3 दुबलधन 2 माजरा। 5 के 5 गांवों में 80% युवा नशेड़ी हो चुका है, नशा करता है पूरे गांव का। ठीक है, सिर्फ गांव में महिला और बुजुर्ग मिलते हैं, घरों में जाने लगे हमारे लोग, जब देखा। और सब जिससे बैठ के बात करो, मेरे साथी बताते हैं जी, फूट फूट के रोते हैं कि ऐसी जिंदगी की परिकल्पना नहीं की थी कि 4-4 बच्चे हैं, चारों बाहर छोड़कर भाग गए हमको और यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया अकेला, कोई पानी पिलाने के लिए भी नहीं है अगर बीमार हो जाए तो। ये हालत है उन लोगों की जिनके 20-20 एकड़ 10-10 15-15 एकड़ जमीन है जिनकी गांव में। और वो जो दर्द निकल करके आता है उनका, तब हम वो लोग समझते हैं, जब अपनी टीम के साथी बोले जी ये तो हमारे गांव में भी यही हाल है, ये तो हमारे गांव में भी यही हाल है। और तब मैं उन दुबलदन वालों को बोल रहा हूं कि ये सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं है, ये मेरे गांव का भी हाल है, ये हर गांव का हाल है। तो जब सबका ये हाल है तो इतने बुरे हाल में रहने की जरूरत क्या है? जस्ट इस हाल को सुधारने की दिशा में काम कर लेते हैं ना, सुधारने की दिशा में काम कर लेते हैं। सरकार तो नहीं करेगी, मास्टर जी तो नहीं करेंगे, वकील साहब तो नहीं करेंगे, नेताजी तो नहीं करेंगे। जब और कोई नहीं करेगा तो जिनको समझ में आ गया वो कर लो। मैं कब कह रहा हूं कि आज ही शिफ्ट हो जाओ, इसी हालात में शिफ्ट हो जाओ? अरे बात तो करो। जब बात की हमने उनके बच्चों से, वो अब हमें कहते हैं यार तुम वहां क्यों रहते हो मंदिर में, यहाँ आओ ना हमारे घर। अब वो हमें अपने घर में रखने को तैयार है वहां पर। तो अब कैसे कह दूं मैं कि गांव में भाई भाई का झगड़ा इतना है कि वो देख के राजी नहीं है? अरे भाई, जब मैंने उससे बात करी रास्ते की, तो मुझे पूरा गांव अपने घर में रखने को तैयार है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी के लाभ की बात कर रहा हूं, तो वो आदमी मेरे साथ अपने आप कनेक्ट हो रहा है। तो क्या हम एक दूसरे के लाभ की बात नहीं कर सकते? छोटी सी तो बात है ये, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। गांव को इतने तो समझाना है कि दूसरे को चूसने की बजाय कम से कम उसको उसको खत्म मत करो, अपने हिस्से का कर लो, और हो सके तो एक दूसरे के लिए करना चालू कर दो। यदि मैं आपके बच्चे को अपना और अपने को आप मेरे को अपना मानने लगोगे, तो फिर हम दोनों में फर्क कहां रह जाएगा? दिक्कत तो तब हुई ना जब मैंने अपना बच्चा सिर्फ अपना मान लिया और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैंने ले ली। और गांव में जब एक कोई बच्चा नशा कर रहा था या अपराध में था, तो मैं उससे बात नहीं की मैंने गांव से कि सुनो भाई, वो एक बच्चा नशा करने लग गया है, यदि इसको आज नहीं रोका तो कल ये नशा मेरे घर तक आएगा। उस दिन अगर गांव ने बैठ के बात कर ली होती, क्योंकि उस दिन उन्होंने पूछा उनका बच्चा नशेड़ी हुआ है, हमारे वाले तो बिल्कुल सही है। इस डायलॉग ने उनके बच्चे को आज नशेड़ी किया है। और जो आज रुके हुए हैं, जो 20%, जिन 80 की कहा मैंने नशेड़ी हो गई, जिनके 20% के बचे हुए हैं, उनके अगले तैयार रहें अगर उन्होंने उन पे काम करना चालू नहीं किया तो। 100 के 100 हो जाए, क्योंकि कस्टमर तो चाहिए भैया नशा बेचने वाले को। रोज जितने बढ़ेंगे उतना फायदा है उनका। तो इसलिए बात करना जरूरी है, काम करना जरूरी है। थोड़ा कर लो, गलत दिशा में 100 की स्पीड पे दौड़ने की बजाय आप रेंग रेंग के सही दिशा में चल लो ना। आप नहीं पहुंचोगे आज, आज नहीं पहुंचोगे, 10 साल बाद पहुंच जाओगे, 15 साल बाद पहुंच जाओगे। और कोई भी विचार
समाज की नज़रों में, उनके दिलों में, उनकी याददाश्त में और उनके जीवन में आने में करीब 15 साल का समय लगता है। तो अभी मुझे 9 साल हुए हैं, तो 6 साल और भौंकना अभी जारी रखना है। इसीलिए आई नो कि इतना जल्दी नहीं होगा, बट होगा। लेकिन लोगों की सर्जनों का आग्रह कि कई बार कह दें ना भाई, लोगों की जानवरों तय कंपैरिजन करा जाया करे बहुत बार। अबे जैसे क्यों बंदर की डाल उछल नाच रहा है, उछल रहा है ना, या कुत्ता तय कंपेयर कर दिया करें। तो आपने लगे सही में कि इंसान जानवर ते ज्यादा समझदार या ज्यादा बड़ा है, और जानवर जिस हिसाब से कंपैरिजन करा जावे लो उसमें। देखो, इसके दोनों पर्सपेक्टिव हैं। अगर आज के इंसान की बात करेंगे, तो आज का इंसान ऐसा है कि मैंने अब तक कोई जानवर ऐसा नहीं देखा जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता हो, जो इतना पोल्यूशन फैलाता हो, जो दिन रात दूसरे को मारने की और हिंसा में एंगेज रहना चाहता हो। जानवर ज्यादा समझदार हो इंसान होते हैं। ऑब्वियसली आज के टाइम पर तो जानवर बहुत अच्छे हैं, बल्कि अगर सबसे घिनौना जानवर प्राणी अगर इस धरती पर माना जाए, देखा जाए, जो उस पहाड़ों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है, एक दूसरे को काटने पे, एक दूसरे को लूटने पे लगा पड़ा है, और अंदर लालच, डर और घृणा, ये सब सारे भाव उसके अंदर भरे पड़े हैं, तो वो अकेला खाली इंसान ही है। तो फिर मैं इसकी गहराई तक जाने की मैंने कोशिश की और समझने की कोशिश की, तो परमात्मा ने थोड़ी बहुत जो समझ दी, उसके हिसाब से फिर मुझे कुछ चीजें स्पष्ट हुई और मुझे पता चला कि इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा होगा किसी ने, जिसने भी कहा होगा। जानवरों से ऊपर क्यों रखा होगा जिसने भी कहा होगा। और डार्विन ने भी ये कहा कि बंदर से ये इंसान बने, तो डार्विन ने क्यों कहा होगा, जबकि ये बात तो गलत है। बंदर से अगर हम इंसान बने होते तो सारे बंदर इंसान बन चुके होते। यानी भाई जंगल में बंदर था, वो इंसान बना तो चलो उसने अपने शहर बसा लिए, लेकिन बंदर तो शहर में भी है। तो फिर हमने सोचा कि ये क्यों कहा उसने, क्योंकि बंदर की जो जीनोम है और जो उसके क्रोमोसोम्स हैं वो आदमी से सबसे नजदीक पाए गए, तो उसने, डार्विन ने सिद्धांत दे दिया। लेकिन फिर ये समझने की कोशिश की कि फिर ये सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा होगा। वहां पे जब हम जाते हैं तो मैंने एक चीज नोटिस की है। छोटा कीड़ा ले लो आप, जो मिट्टी, जो गोबर में पैदा हो गया, गोबर है उसमें अचानक पैदा हो जाता है, दूसरे कीड़े हुए, फिर बिच्छू हुआ, फिर दूसरे और प्राणी हुए, फिर वो रेंगने लगा, रेंगते रेंगते फिर उसके पैर आए, फिर उसके 8 पैर आए, फिर 4 आए, फिर मतलब 4 पैर के बाद फिर 2 पाया आया, हम जैसे लोग 2 पाया पर 2 पैर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्ट्रक्चर, कोई चीज है, कोई फोर्स है, कोई एंटिटी है जो ये देख रही है कि पहले रेंगने वाला बना के देखते हैं क्या होता है, फिर 10 पैरों वाला, 20 पैरों वाला बना के देखते हैं। कई पैर होते हैं ना उनके, कई सारे जानवर होते हैं उनके छोटे छोटे होते हैं, तो वो 20-30 भी पैर वाले होते हैं, फिर 10 पैरों वाले, फिर 4 पैरों वाले, और फिर ऐसा करते करते मैं फिर उस पे समझने लगा कि ये क्यों है और इनमें और इंसान में क्या फर्क है। तो आपने घर में कुत्ता ही पाला है, आपने यहाँ पर मतलब जंगल से कोई दूसरा जानवर नहीं पाला, और या कोई आदमी घरों में ये वाले एनिमल पाल रहा है और ये वाले नहीं पाल रहा है, गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, ऊंट पाल रहा है, ये पाल रहा है, घोड़ा पाल रहा है, गधा पाल रहा है, और उससे नीचे वाले, नीचा मतलब अब मैं ये नीचा ऊपर देखूं तो क्या है, नीचा ऊपर है भाई, जानवर जानवर है, उसको अगर ऊपर से खाल उतारोगे तो एक जैसा दिखता है। मतलब सुअर को और कुत्ते को यदि खाल उतार के रख दोगे सामने तो वो एक जैसा दिखता है, और आदमी को भी रख दोगे तो पता नहीं, भेद नहीं कर पाओगे कि वो अलग है। तो फिर उनमें फर्क क्या है। तो कुछ चीजें समझने लगे, तो हमने जब क्वांटम में जाना, आध्यात्म में जाना और दूसरी चीजों में समझा, तो पता लगा वहां फर्क है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन का। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी वाइब्रेशन लो है, वो लो एनिमल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है वो बड़ा एनिमल, अच्छा एनिमल बोला गया। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी रेज करते करते इन एनिमल्स तक आए, और इन एनिमल्स में सबसे खास बात ये रही कि सभी एनिमल्स इंस्टिंक्ट से चलते हैं। मतलब कुत्ते को इंस्टिंक्ट आया कि उसे इस दिशा में दौड़ना है तो वो दौड़ता जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है वहां क्या मिले। जैसे पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी, उनके पास कोई नेविगेटर नहीं है, यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया है कि दुबलदन के नानक वाले जोड़ पे जो है ना, वहां जोड़ में पानी है, लेकिन वहां भी जाओ प्रवासी पक्षी ढेर सारे बैठे हुए हैं। अभी अभी जाऊंगा, मैं अभी गया, वहां इतने सारे प्रवासी पक्षी हैं। तो मैं जब उनसे कम्युनिकेट किया,
जब हम टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम आए कैसे, हम्म, तुम यहाँ पहुंचे कैसे, हम्म, तो वो कह रहा है कि ऐसे ही। हम्म, ऐसे ही कैसे? तो वो जो इंस्टिंक्ट है, जब हम्म, हमने देखा कि वो पक्षी बस उठ के निकल के चल पड़ता है, उसको आदेश जहां से हो रहा है, जिस 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 एंटिटी ने बनाया है पूरा सिस्टम, उसको वहां से जैसे ही प्रेरणा मिली वो चल पड़ा, और वो चलते ही उसने वो कर दिया। उसको लगा ये उधर जाना गलत है, वापस मुड़ जाएगा, भले ही उसे कुत्ते की मौत मरना पड़े सड़क के ऊपर। मतलब वो आगे जा रहा था, ट्रक के आगे नीचे आके मरा, उसे दिख रहा था वो ट्रक, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सकता क्योंकि आदेश उसको वहां उस एंटिटी से हो रहा है, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट से चल रहा है। अब आया इंसान की बारी। ये सारी चेकिंग करते करते उस विधाता ने प्लान किया कि ये जो दो पाया बनाया है, इसको थोड़ा गड़बड़ में डालते हैं, इसको इंस्टिंक्ट के साथ एक चीज और देते हैं जिसका नाम है फ्री विल। इसको बताएंगे जरूर कि ये काम गलत है। जैसे आप चोरी करने जाओगे तो अंदर एकदम हुक उठेगी कि गलत काम है। किसी को मान लो किसी के यहाँ आप किसी की लड़की को छेड़ने जाओगे या किसी को गलत कहने जाओगे तो अंदर जो इंस्टिंक्ट है वो बोलेगा नहीं, ये नहीं करना है, बट क्योंकि उसे फ्री विल दी है और वो इंसान कह रहा है कि तू चल पीछे, मैं बड़ा हूं, क्योंकि मुझे बुद्धि दी है और मैं सोच सकता हूं और मैं इससे बचने का रास्ता निकाल लूंगा, क्योंकि ये गलत है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं चोरी करके फटाफट भाग जाऊंगा, या मैं इसको फटाफट ये कह करके मैं बच जाऊंगा। बेसिकली चतुर ज्यादा बनने की कोशिश उसने करी। और जब उसने इंस्टिंक्ट को पीछे छोड़कर, जब उसने अंतरात्मा की आवाज को पीछे छोड़कर और अपने उस फ्री विल का इस्तेमाल चालू किया, वहां उसके अंदर फिर दूसरे विकार चालू हुए, लालच, डर, घृणा, द्वेष, संग्रह, और फिर ये सारे सिस्टम फिर उसने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए कि ये करके देखता हूं। छोटा बच्चा होता है ना, माँ से बोलती है ना कि बाहर मत जाना, कोई उठा के ले जाएगा, तो वो चेक करता है कि मेरी माँ ठीक कह रही है कि गलत कह रही है। एक बार बाहर जाके फटाफट वो अंदर आ जाएगा, वो यकीन करता है उस पर, लेकिन वो बाहर जाके फटाफट आ जाएगा, वो देखेगा। मैं उस बच्चे को एक बार देख रहा था, इसलिए बता रहा हूँ ये, वो बार बार जाके आ रहा है। मैं कहता तू ऐसे क्यों कर रहा है? उसने कहा मेरी मम्मी कह रही थी कोई उठा के ले जाएगा। तो मैंने कहा फिर? कहते कोई उठा के ले जा नहीं रहा, मैं बाहर, पहले वो पैर रख के उल्टा आया, फिर उसने दोनों पैर रख के उल्टा आया, फिर वो गली के बीच तक जाके उल्टा आया, फिर वो गली के बीच जाके थोड़ा आगे तक जाके उल्टा आया, लेकिन फटाफट आ जाता था कि कहीं कोई सच्ची में आ जाए, क्योंकि मेरी मम्मा ने कह रखा है। लेकिन जब वो पूरी गली के चक्कर 10-5 लगा चुका है, अब उसे पूरा यकीन हो गया कि मेरी मम्मा झूठ बोल रही थी, और वो तो लगातार बोलती ही रहती है। तो अब वो उसकी बात का यकीन करना बंद कर देगा, क्योंकि उसने सीखा खुद से एक्सपेरिमेंट करके बेसिकली। तो यहां जो क्लैरिटी आई इंसान को कि वो धीरे धीरे गलतियां करते करते बचता रहा, इसलिए उसे लगा कि अभी भी बचा जाएगा, और वो उस इंस्टिंक्ट को छोड़ करके इस गंदगी में घुसता चला गया। तो आज वो बहुत ही घृणा वाला आदमी बन गया। लेकिन आदमी को बनाया क्या था? सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का व्यक्ति बनाया, मतलब जीव बनाया था कुदरत ने, कि बाकी जानवरों से ऊपर की फ्रीक्वेंसी का आदमी है। इस आदमी के पास में उन सारी फ्रीक्वेंसीज का एक्सपीरियंस है, ये सब जानता है, अब इसे वापस वहां नहीं जाना है। और अगर इनका टोटल देखोगे आप, जितने टाइप के अंडज हैं, अंडों से जो पैदा होते हैं, जितने टाइप के उड़ने वाले नभचर हैं, पक्षी जो हैं, और जितने कीड़े बनते हैं, और जितने फिर कोख से जन्म लेते हैं, अगर उन प्राणियों का टोटल देखोगे, वो प्रजातियां बनेंगी 84 लाख लगभग। इसीलिए आपको बोला जाता है आप 84 लाख योनियों से इस योनि में पहुंचे हो, औरत की योनि में। औरत की योनि से यानी कि हम जो हैं वही जीव हैं बेसिकली। हम जैसे ही पहली एक छोटी फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी पे जब हम पैदा हुए, तो फिर जब हम वापस मिट्टी में मिले, उसके बाद हमें दूसरी योनि में एंटर किया कि अब आपको ये फ्रीक्वेंसी चेक करना है, अब आपको ये फ्रीक्वेंसी चेक करना है। सब गंदे रिजल्ट तो पे हैं अभी। नहीं, सबसे अच्छे रिजल्ट पे हैं अभी हाँ, अभी हम सबसे अच्छे रिजल्ट पर हैं। यहां से अब आपके पास दो रास्ते हैं। आप जो काम करोगे, मान लो आप लालच वाला काम करते हो, तो जो लालची है, जैसे बंदर लालची होता है, वो मतलब आप उसके सामने रख दोगे ना, वो 3-4 उठाएगा, उसके पास हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अगला उठाएगा, वो गिरते रहेंगे, उठाता रहेगा, उसका भरेगा नहीं। तो जैसे इंसान लालच आ जाएगा, अब वो बंदर वाली प्रजाति फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो नेक्स्ट उसको जो जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा वो बंदर से शुरू करना पड़ेगा।
यदि आप मांस खा रहे हो और आप कुत्ते का मांस खा रहे हो या आप मुर्गे का खा रहे हो, तो मुर्गा जिस फ्रीक्वेंसी पे है, यानी कि ये कहा जाता है कि जो आप मांस खाते हो उसके कर्म और उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप उसी टाइम मुर्गे की फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओगे। तो अब अगला जन्म आपको मुर्गे से स्टार्ट करना पड़ेगा, यही आना है। यानी इंसान को एक्चुअली तो यहां से ऊपर जाना चाहिए, वो काम कर रहा है नीचे फ्रीक्वेंसी के। तो वो निचली फ्रीक्वेंसी से अगर उसका पीछा छूट जाए, उसको ये समझ आ जाए, तो वो अगली फ्रीक्वेंसी पे काम करना चालू कहना कर चाह रहे देगा। हो कि पहुंचा है तो आप अच्छे रिजल्ट पे हो, इट्स अप टू यू यस, कि आप क्यों ये सबसे बेहतर रिजल्ट है एक्चुअली। एक्चुअली इंसान सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जीव है बाकी सबसे, और इसको अब अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करके वहां जाना है जहां से वापस उस कचरे में ना जाना पड़े। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, आदमी को जो ये फ्री विल है ये उसे बार बार नीचे की तरफ खींच रही है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है। तो मैंने ना आप सर बहुत सारे पॉडकास्ट, आपकी रील्स भी देखी हैं। आप सोशल मुद्दों पे, मतलब सोशल मुद्दों जैसे शादी, डिवोर्स, लड़कियों के बारे में, सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत ज्यादा बोलते देखते हो। एक 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 मेजर क्वेश्चन भी है, मैंने आप सेक्स डायरेक्ट में मैं आज तक बोला नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हाँ। मतलब जैसे एक सवाल तय आया मेरा, यो मैंने आपका एक रील देखी थी आपकी, जिसमें आपने अपने पुत्र वधू के बारे में बहुत सारी चीजें पूरी लिख रखी, बता रखी थी कि ऐसी ऐसी चीजें चाहिए हमने, वो हम बाद में करेंगे वो सवाल। पर जैसे अब हमारे पेरेंट्स भी हमेशा नु कहे हैं, या हमने हमेशा सुनी है, ये बहुत बेसिक बात है कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, वर्जिनिटी के ऊपर है। वर्जिनिटी के ऊपर। क्योंकि आपने वो सवाल तय, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों कहा जाया करे कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए। क्यों कहा जाता है ये तो आज के जमाने मतलब सिर्फ ये हमारे माँ बाप का वो है कि मतलब मोरालिटी, मोरालिटी, हाँ, एथिक्स की शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, देयर इज अ टाइम, वो टाइम होगा जब ही करना चाहिए। देखो लेकिन क्यों? आपने एक चीज नोटिस करी होगी। देखो मैं इसको थोड़ा सा ना हायर लेवल पे ले जाऊंगा, कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, तो कमेंट करके सब अपने अपने राय देंगे, वो देना चाहिए उनको। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में करूंगा, अगर आपके पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है तो। नहीं। ठीक है, तो सेक्स क्या है बेसिकली? अगर आप अगर मैं, चलो छोटा सा पहले मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेक्स? सेक्स मेरे लिए तो एक वो मोमेंट है, मतलब शायद मैं उस तरीके से आपने बता भी ना पाऊं, लेकिन मेरे लिए सेक्स बहुत बड़ा हुआ नहीं है, जैसी मैं हूँ, जैसे आजकल हर चीज लाइक एक एक्टिविटी है। हाँ, एक्टिविटी भी नहीं, मतलब मेरा वो मोमेंट है लाइफ का जो मतलब एक दो कपल में होया करे, एक ऑपोजिट अट्रैक्ट्स में होया करे, वो मोमेंट है, ना कि जो सेक्सुअलिटी आज के टाइम पे है कि कहीं भी किसी के ना वो नहीं सेक्स क्या, अबाउट सेक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि ये क्या है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इसलिए होता है आप, क्योंकि देखो आपने सवाल पूछा है, और ये सवाल बहुत से लड़के लड़कियों के दिमाग में और नए नौजवान बच्चों के दिमाग में रहता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं अगर आपके एंगल से जानना चाहूं कि आप उसे क्या समझते हैं, क्योंकि फिर मैं उसे मेरे एक्सप्लेन लिए तो करूंगा। बहुत प्यारा मोमेंट है, बस सिर्फ प्यारा मोमेंट है, यानी आप उसे एक जॉय का मोमेंट चाहते हैं। कनेक्टिविटी नहीं, ठीक, जॉय मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता मैंने, लेकिन जो मैंने मेरे पार्टनर ने बहुत मेंटली इमोशनली बहुत क्लोज लिखा हुआ एक वो मोमेंट है। एक्चुअली जो सेक्स है, दिस इज, अगर इसको बाइफरकेट करेंगे, SEX, सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज। ये बहुत बहुत क्या, दुनिया का सबसे पवित्र काम है, सेक्रेड एनर्जीज एक्सचेंज। एक्चुअली क्या है, जो मैं बात कह रहा था ह्यूमन की, कि आदमी जब पैदा हुआ तो आदमी की फ्रीक्वेंसी यहां सेट हो गई। अब इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे जाना है। इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए इसको फ्री विल दिया कि तुम्हें जब ये फीलिंग आने लगे कि तुम लो फील करो, तो वो वाले काम नहीं करने हैं। तुमने काम वो करने हैं जो अंदर से तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरते हो, जो तुम्हें और मोटिवेट करते हो, और डोपामिन रिलीज खूब होता हो। और इंसान को इंसान बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो औरत की वजाइना है। इंसान को इंसान का मतलब क्या है? वो एक बॉडी है, इंसान एक बॉडी है। मैं, मान लीजिए मैं देवेंद्र हूं, लेकिन ये जो दिख रहा है ये देवेंद्र नहीं है। इसमें से जब देवेंद्र निकल जाएगा तो आप कहोगे यार बॉडी को जल्दी से बाहर निकालो,
देर हो रही है, जल्दी से जलाओ इसको। मतलब ये बॉडी है, इसके अंदर देवेंद्र है कहीं। इसका मतलब वो देवेंद्र क्या है? कुछ लोग उसे आत्मा कह देते हैं, कुछ लोग उसको कुछ भी कह देते हैं। इसका मतलब देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी। अब वो क्या है? वो भी फ्रीक्वेंसी है, इसको समझना होगा। वो भी फ्रीक्वेंसी है और वो हमसे हायर फ्रीक्वेंसी पे है, इंसान से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की चीज है वो जो आत्मा है, इंसान से ऊपर की। क्योंकि ये शरीर यहीं तक है, ये नश्वर है, ये वैसे ही बॉडी की तरह है। अगर सेक्स को सिर्फ बॉडी की पार्ट की चीज मानेंगे तो वो इस शरीर तक सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर इसको इस आत्मा के साथ कंबाइन कर देंगे तो इसका मतलब कहीं इस हायर बॉडी के साथ इसका कोई कनेक्शन है। एक मतलब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा मैं कि इस हायर और लोअर को समझने के लिए आपको विबग्योर को समझना पड़ेगा। विबग्योर मालूम है? VIBGYOR। ये प्रकाश के 7 रंग हैं। वायलेट, इंडिगो, B से फॉर ब्लू और G फॉर ग्रीन, E फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाई है और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे लो है। लाल रंग से कभी चिट्ठियां नहीं लिखते हम लोग, लो फ्रीक्वेंसी मानी जाती है और वायलेट की हाईएस्ट मानी जाती है। ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। फिर थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अगर इसी लाइट की, बढ़ते बढ़ते अगर ये फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज तक चली जाए बढ़ते हुए, तो 20 हर्ट्ज पे ह्यूमन ईयर को सुनना शुरू हो जाता है। लाइट भी वाइब्रेशन है, वेव है, और साउंड भी वेव है और वाइब्रेशन है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लो वाली फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासाउंड बोलते हैं और 20,000 से ऊपर वाली को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ ये सुन सकते हैं, जो सोनार विधि से आने जाने का रास्ता देखते हैं। उनकी आंखें नहीं होती हैं, कान नहीं होते हैं, तो जिनके आंखें और कान नहीं होते हैं वो इस साउंड से ही अंदाजा लगाते हैं। इसका मतलब 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली चीजें भी होती है। विबग्योर के जो स्पेक्ट्रम है, वायलेट से रेड के बीच के स्पेक्ट्रम से बाकी के सारे रंग बनते हैं, और ये रंग जब कोई बॉडी रंगों को एमिट करती है उसी से हमें वो चीज दिखाई देती है। कोई चीज काली हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है। कोई चीज व्हाइट इसलिए नजर आती है क्योंकि वो सारे रंग एमिट कर देती है और इसके बीच के बाकी के कलर है। अब इन दोनों कलर से इधर और इधर चले जाओगे यदि कलर वाले स्पेक्ट्रम से, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जिसका मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो नहीं है, या जो सुनाई नहीं दे रहा है वो नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हो, है ना। अल्ट्रासाउंड हमें सुनाई नहीं देता, कुत्ते को सुनाई दे रहा है, मानो इंफ्रासाउंड डॉल्फिन को सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो है, लेकिन हमको हमारी कैपेसिटी से बाहर है। तो हमारी नजरों से हो सकता है यहां कोई ऐसी स्पिरिट या कोई ऐसी आत्मा या कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी वाइब्रेशन हो जो हमें अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब वो आत्मा का जो रियल्म है, उसका जो संसार है, वो हमारे इस 3D से अलग है, ऊपर है। वो 4D 5D में आप मान सकते हो। थ्री डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ हाइट आता है, 4th और 5th आगे चले जाओगे। अब ये 5th डायमेंशन से अगर वो आत्मा को इस शरीर के अंदर एंटर करना है तो वो एक ही रास्ता है और वो योनि है। यानी जिस वक्त मां बच्चे को जन्म दे रही है या जब कंसीव कर रही है, तब वो योनि एक पोर्टल का काम करती है बेसिकली, कि उस संसार से उस शरीर में आत्मा को आने में वो जो पोर्टल खुलता है, यानी वो इतनी सेक्रेड जगह है योनि यानी वजाइना, कि वो आत्मा के एंटर करने की और यहां से बाहर जाने का रास्ता वहां से आता है। इसलिए औरत को सृजन की देवी बोला कि सृजन सबसे पहला काम है उसका काम वही है जो प्रकृति का है, यानी परमात्मा का है। औरत को देवी बोलने के पीछे उनका लॉजिक ये था बेसिकली कि वो वही काम कर रही है जो नेचर कर रही है, पैदा करना। और पैदा करके वो जीव कैसे बन रहा है अंदर, ना आदमी को पता ना औरत को। वो शरीर कैसे बनता है वो अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है, लेकिन उसमें वो आत्मा कब एंटर किया ये किसी को नहीं दिखा। ये कब नहीं, वो ब्लास्ट कब हुआ, जब जो प्रकृति के बनने का ब्लास्ट, जो शुरुआत में जिसको बिग बैंग बोलते हैं, अगर आप शुरुआत में निषेचन प्रक्रिया को देखोगे, स्पर्म और अंडे का जो मिलन होता है वो बिल्कुल बिग बैंग के जैसा होता है, एग्जैक्टली बिग बैंग। यानी वो उस औरत के पेट में हो रहा है और वो उस योनि के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए वो सेक्रेड प्लेस है, वो एक पवित्र स्थान है जिसमें
उस औरत की ड्यूटी लगी है कि उसको उस रियल्म का जानकारी उस मर्द को देनी है। मतलब कैसे? जब आप सेक्स करते हो और बिल्कुल जो फाइनल मोमेंट इजैक्यूएशन का होता है, उस मोमेंट पे 1 या 2 सेकंड के लिए आपने कभी नोटिस किया हो, बिल्कुल आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो, फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो। यानी वो जो मोमेंट है, उस टाइम पर आप इस 3D में नहीं होते हो, आप एक्चुअली उस रिल्म में होते हो। यानी आपका जो असली मकसद है, औरत उस आदमी को यह बताती है कि तेरा असली मकसद यहां पहुंचना है, ये योनि छोड़कर तुझे यहां जाना है। तो यानी कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। और वो औरत उस आदमी को उस अध्यात्म की या उस हाई फ्रीक्वेंसी का एक्सपीरियंस केवल तब दे सकती है जब वो उससे प्यार करती हो, जब उनका कनेक्शन हो। यदि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी होगी तो ना ही तो औरत को लगेगा कि मैंने कुछ किया है और ना ही आदमी को लगेगा कि मैंने कुछ किया है। फिर उन्होंने सिर्फ एक प्रक्रिया की और बस वो निकल गए। क्यों भाग रहा है आदमी औरत के पीछे? क्यों भाग रहा है कुत्ता कुतिया के पीछे? क्यों लड़कियों के पीछे लड़के भाग रहे हैं? क्योंकि कहीं इंस्टिंक्ट में अंदर उसको पता है कि वो योनि मुझे उस रास्ते पे लेकर जाएगी, वहां उस टॉप पोजीशन पर लेके जाए। लेकिन वो सबकी योनि नहीं लेके जाएगी, वो कोई एक योनि है, वो कोई एक व्यक्ति, वो कोई एक औरत है जो उसको उस प्लेस पर वो उसके होने का अर्थ देगी। यानी उसके स्पर्म को कंसीव करेगी और एक नई आत्मा को उसके जरिए लेकर आएगी। और फिर वो जब ये शरीर छोड़ के जाएगा उस रियल में, तो वो एक आत्मा इसके नाम की यहां होगी। तो इसलिए वो सेक्रेड बोला गया है, इसलिए सबसे सेक्रेड काम था ये। और इसको महिमा मंडित किया है पुराने लोगों ने अजंता अलोरा की गुफाओं में। बिल्कुल ओपन में हमारे ऋषियों ने सबको बताया है कि ये कोई गलत काम नहीं है, ये एक ऐसा काम है जो बेसिकली सिर्फ आदमी को औरत से नहीं जोड़ता है, ये एक्चुअली आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। वहां गलती कर रहे हैं हम, इसको शरीर का काम मान करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो शादी से पहले यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध स्थापित कर रहे हो जहां आपका आत्मा का संबंध है और आप उसको सेक्रेड मानते हो, तो कोई गलत नहीं है। और जब वो आत्मा का संबंध होगा तो आपकी शादी फिर आप जिंदगी में कभी किसी से कर ही नहीं पाओगे, फिर आप वो संबंध किसी से बना ही नहीं पाओगे यदि आपने वो पवित्र संबंध बना लिया तो। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ लोगों को ये बातें, जैसे मान लो मुझे इन बातों को बताने का थोड़ा सा सेंस आया, थोड़ी सी शब्दावली मिली, मुझे भी पूरा नहीं बताना आता, हो सकता है यहाँ कंट्रोवर्सी में कुछ भी बोलने लोग, मुझे पूरा बताना नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वो दिखता है तो मैं उस चीज को एक प्रकाश पुंज और फिर वो शब्दावली हो जाएगी, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली जो हमें समझ में आ सके हमारे नौजवान बच्चों को, इस भाषा में बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जितना आपने बोला वो समझ आ रहा है, मतलब वो फील होती है, मुझे नहीं पता सबको होती है कि हाँ, तो पर होती है। तो वो जो बच्चा है, वो जो नौजवान बच्चा है, उसके अंदर जो एक भूख है उस परमात्मा से मिलने की, ये जो हाईएस्ट एनर्जी पे है ना, इससे ऊपर हाईएस्ट पे जाना है इसको, उस परमात्मा की जो हायर एनर्जी है। लोगों को ये नहीं पता है कि ये परमात्मा वाला जो आप बता रहे हो ना कॉन्सेप्ट, कि मुझे कहाँ पहुंचना है, लोगों के दिमाग में तो क्योंकि उसे खुद का नहीं पता ना मैं क्या हूँ। हाँ, उस सेक्स में एंजॉय का मतलब क्या है? एक आनंद है जो उस सेक्स में आ रहा है, एक परम आनंद है। यानी जैसे आप मुझसे पूछेंगे, मेरे साथी हैं कुछ 150-200 लोग हैं मेरी टीम में, हमारे पूरे इंडिया में, जो कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब जो डायरेक्ट उस फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट हो सकते हैं कभी भी, किसी टाइम भी। एक नहीं हो, इसलिए मैं अब खुल के बोलने लगा क्योंकि मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, मेरे साथी हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं आपको। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई नाटक नौटंकी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फील हुआ 2018 में, और मैं तब निकला ये काम करने, क्योंकि मुझे आदेश होता है कि मुझे घंटी बजती है मेरे सिर में कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये बोलना है। मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, मैं बोल देता हूँ, कोई रिसर्च कुछ नहीं, रिजल्ट बाद में आते हैं, रिसर्च बाद में आती है। इसीलिए मेरे को लोगों ने शुरू में मेंटल बोला कि ये पागल है, इसका कुछ यकीन नहीं करना। अब उनको लग रहा है कि यार ये जो बोल रहा था तो सब हो रहा है। अब जो ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ, जब मैं अपने साथियों से बोला, मैंने एक ऐसे बिठाया, मैंने जितने लोग कनेक्ट हुए तो मैंने ऐसे बिठाया, मैंने उनसे पूछा एक बात बताओ, कैसा लगा तुमको वो कनेक्शन फील करके
उस हायर सेल्फ से या इनर सेल्फ से। आप उसको इनर सेल्फ बोल लो, आप उसको हायर सेल्फ बोल लो। हायर बोलते हैं थोड़ा ऊंचा फील होता है कि ऊंचा जा रहे हैं, इनर बोलोगे तो यार अंदर झांकना है, वो सारी लाइनें आ जाएंगी, तो उस पे जा। तो मैंने जब उनसे पूछा कैसा लगा, बहुत आनंद, मजा आया। मैं क्या वापस आने का मन कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो मैं कहा क्या क्या फील हुआ? बोला बस परम आनंद। मैंने कहा वैसा ही फील हुआ जैसे सेक्स करते हुए होता है? मैं उनसे एग्जैक्टली यही पूछता हूँ कि सेक्स करते हुए जो लास्ट मोमेंट है वैसा ही? हाँ हाँ बिल्कुल वही था। मैं कहा तुम्हें भी लगा कि 1 सेकंड का काम था? मेरा एक साथी था, वो लगभग 4 घंटे कनेक्टेड रहा। तो 4 घंटे में जब वो निकला वहां से, उस अवस्था से, तो उसके बाद उसने कहा कि डॉक्टर साहब बस मेरे को ऐसे लगा और फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा तू 4 घंटे से पड़ा था वहां? 4 घंटे? कह रहा तब भी मेरे को इतना मजा आ रहा है। तो मैंने कहा अब तुम्हें कोई औरत या कोई लड़की अट्रैक्ट कर पाएगी? बोला नहीं, मैं वो मजा तुझे यहाँ आ रहा है तो तुझे वहां नहीं आएगा ना कभी भी? कहा, नहीं। तो मैं किसका मतलब अगर वो परम आनंद यहाँ आ जाए तो जो औरत के होने का धर्म है फिर वो रह जाएगा सृष्टि का निर्माण। फिर औरत भोग की वस्तु नहीं बचेगी, फिर केवल वो जनन का काम करेगी और जननी के तौर पे देवी के रूप में स्थापित हम उसे आराम से अपने घर में माता के रूप में कर सकते हैं। और चूंकि ये औरतें बाहर जा करके जब वो काम करती हैं तो उनको अपना जीवन यापन या अपने परिवार को चलाने के लिए ढेर सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। और वो जो भोग विलासिता के जो लालची कुत्ते हैं वो उसके शरीर को नोचने के लिए बैठे होते हैं। और ये बात हमारे पुरखों को पता थी, इसलिए उन्होंने लड़कियों के काम करने पर रोक लगाई थी कि इनको किसी के अंडर काम नहीं करना है, ये हायर सेल्फ हैं, ये बड़ी चीज है, किसी के नीचे इनको काम कराओगे इससे बड़ी दुर्गति, इससे बड़ी बेइज्जती औरत की हो नहीं सकती है। लेकिन ऐसा समझा तो नहीं गया कभी भी। समझा इसलिए नहीं गया क्योंकि कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनको। उनके पुरखों ने बताया, जैसे हम लोग कई बार घर में नियम बना देते हैं बिना ही समझे और बिना ही समझाए। हम दोनों को, जैसे आप दोनों को लगता है कि ये काम है, हम कई बार जाते हैं ना आश्रम में या किसी से मिलने जाते हैं, मैं अपने साथी होते हैं तो वो कई बार वो मतलब सम्मान में कई बार वो पैरों की तरफ हाथ करने में, नहीं करना, तुमने पैरों की तरफ हाथ नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैंने कहा देखो तुम करते हो सम्मान पूर्वक, लेकिन जो नया आदमी आएगा ना वो सोचेगा कि सब नहीं करना होता है पैरों की तरफ, वो अंदर से भाव नहीं आते। फिर आप बच्चे को, छोटे से बच्चे को कह दो जय करो, शिव जी की जय करो, अरे उसको नहीं मालूम है यार वो क्या है। जिस दिन उसको समझ में आएगा वो अपने आप वहां लंबा लेट हो जाएगा कि यहाँ लंबा लेट क्यों होना है, कि यहाँ जो ऊर्जा है वो लेनी है उसको, इसलिए पाइनियल ग्लैंड ऊपर करनी है तो आपको गर्दन झुकानी पड़ेगी। अगर ऊपर से ऊर्जा लेनी है तो आपको ऐसे होना पड़ेगा। ये एक्चुअली उनको नहीं बताया गया कि हाथ जोड़ना क्यों, ऐसे क्यों करना है, झुकना क्यों है, दंडवत प्रणाम क्यों करना है। किसी व्यक्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने का मतलब है उसके पैरों से निकल रही ऊर्जा को हाथों के जरिए बस ले लो सारी को, उसको यहाँ से निकलती हैं हमारे इन उंगलियों से और इनसे निकलती हैं, तो पैरों को टच करते हैं वहां से भी निकलती है। तो पैरों को सही से लगाने का तरीका यह है, पांचों उंगलियों को टच होनी चाहिए और इधर से पांचों उंगलियों को होनी चाहिए। तो जब वो आती है ऊर्जा, या फिर जब आशीर्वाद दें तो दोनों हाथों से देना होता है आशीर्वाद, एक्चुअली दोनों आशीर्वाद, ताकि वो जो ऊर्जा आप दे सकते हो, अगर हायर एनर्जी पे अगर आप बैठे हो, पहले ये नहीं था हर किसी के पैर छुओ, जो हायर लेवल पे बैठा है केवल उसके पैर छूने हैं और केवल वही आशीर्वाद दे सकता है, सबको आशीर्वाद भी नहीं देना होता है। सर जितना हमने देखा या अपने पहली जनरेशन पे सुना, औरतें तो सिर्फ, जैसे आपने तो इतनी अच्छी चीजें बता दी औरतें न लेके, लेकिन ये हमने ना देखा ना समझ, सुना, क्योंकि समझ नहीं थी ना, समझ थी तो ये समझ आएगी भी नहीं। नहीं आप नहीं तो नहीं नहीं सिर्फ आएगी। नहीं मैं आएगी मैं सर। कह रहा हूं जिसने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, जिसने भी उस चीज को महसूस कर लिया। और अब जैसे मेरे मेरे कुछ साथी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कनेक्टेड हैं, वो स्पिरिचुअली, वो मतलब वो जो कनेक्शन मैं कह रहा हूं, अब वो कनेक्टेड होते हैं ना जब, अब वो डिस्कस करते हैं, कहते हैं देवेंद्र भाई अब जो हमारा जो मिलन होता है ना, अब जो हम मतलब प्रेम करते हैं या अब जो हम सेक्स करते हैं, कहते वो इतना अल्टीमेट होता है जिसकी कोई हद नहीं। कहता अब वो हमें उस 2 सेकंड का इंतजार नहीं होता, हर मोमेंट जब हम वैसे भी हाथ रख के बैठे होते हैं, पास बैठे होते हैं, तब भी वैसा रहता है। अभी हम दोनों कनेक्टेड हैं, मैं और पूनम ना, तो हमारा कोई, हमारे 20 साल शादी को हो गए, कोई भी देख के कहेगा ये अभी अभी कल के लौंडरू हैं, ये अभी भी ऐसा ही, मतलब इनका प्रेम जो है ना ऐसा रहता है। मतलब पर सर ये आप जैसे कितने और लोगों ने समझ आ रही होगी, जिनको भी समझ आई है, परमात्मा ने ये बोला कि वो बाकी लोगों को समझाएं।
भले ही इसमें गालियां पड़े। हमारे बहुत से साथियों को मैं बोलता हूँ, यार और लोगों को बोलो, तुम ये बातें बोलो। बोले हमें बोलना नहीं आता, हम हमारे पास शब्दावली नहीं है वो। जैसे आपने मुझसे पूछा, दिमाग में मेरे सारी बातें थी जो आप बता रहे, लेकिन शब्द नहीं है, शब्द नहीं थे वो। अब वो इतने सेक्रेट चीज को हमने क्या कह दिया। कोई बच्चा सोचेगा शादी से पहले विर्जिनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। विर्जिनिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप पोर्टल हर किसी के लिए नहीं खोल सकते। वो जो चीज है वो सबके लिए नहीं है। आपको जो डिजाइन है, कितनी बड़ी लाइन बोलते थे, संयोग तो ऊपर से बन के आते हैं। ये बुजुर्गों की कितनी गजब लाइन है कि आपके संयोग नहीं बन रहे। संयोग नहीं बन रहे यानी जिसके साथ आपका संयोग बन रहा है, पहले इंस्टिंक्ट में क्या होता था, देखो कितने बुजुर्ग कितने कमाल के थे। हमारे लोग क्या करते थे, शादी में गए हैं, उन्होंने देखा लड़की, उन्होंने देखा लड़का, कोई लालच नहीं है, दोनों को देखते ही भीतर से आवाज आई, इनकी दोनों की शादी कर दो। मतलब किसी की शादी 10 साल की उम्र में हो गई, किसी की शादी 5 साल की उम्र में हो गई, किसी की शादी 3 साल की उम्र में कर दी। वो बोले दूसरे बाद में देखेंगे, लेकिन ये संयोग बना हुआ है इनका। वो क्योंकि फ्री लोग थे, वो प्रकृति के साथ जुड़े लोग थे, वो अंदर से एनलाइटेंड लोग थे हमारे बुजुर्ग। और एनलाइटेंड लोगों को दिखता है दोनों आत्माओं का कि इनका संयोग दिख रहा है, वो कर देते थे। और वो शादियां टूटती नहीं कभी तक भी, आखिरी तक भी। जो बात आप कर रहे हो ना, अगर वो इधर है ना, जो भी चल रहा है वो बिल्कुल इधर है, इसीलिए तो लगे इसीलिए डाइवोर्स होते हैं, हाँ, एक्स्ट्रामैरिटल यस अफेयर्स हैं, यस, क्योंकि अब तो यही सुनने को क्योंकि मिलता अब है आप सब। पैसे से शादी करते हो, अब आप जमीन से शादी करते हो, अब आप नौकरी से शादी करते किसी हो, को शादी अब करो, आप घर से करते हो, बच्चे से नहीं करते हो। अब आप बच्चों की शादियां नहीं करते हो, अब आप आत्माओं को नहीं मिलाते हो, अब आप संयोग नहीं ढूंढते हो, अब आप स्टेबिलिटी ढूंढते हो। जब संयोग होता है तो स्टेबिलिटी अपने आप आती है। वो दुखी, देखो वो मैं एग्जांपल दिया था मैंने, मैं देता भी हूं पहले। अभी नीता अंबानी मुकेश से नाराज है बेचारी कि उसको उसका फेवरेट जहाज गिफ्ट नहीं किया, दूसरा मॉडल गिफ्ट किया है। मतलब जो आदमी के पास दुनिया की अकुत संपत्ति, उसकी पत्नी भी उससे खुश नहीं है। इसका मतलब देयर इज समथिंग जो पति पत्नी के बीच चाहिए, एंड दैट इज नॉट मनी, दैट इज नॉट फिजिकल। ये पत्नी मेरी बाहर बैठी है, पूछ लेना, मुंह दिखाई भी नहीं दिया आज तक जिंदगी में, एक बर्थडे नहीं मनाया हमने इसका, एक एनिवर्सरी हमने नहीं मनाई। मैं एनिवर्सरी नहीं मनाऊंगा, पूरे 365 दिन मनाएंगे ना हम, जितनी देर साथ रहते हैं हर मोमेंट मनाएंगे ना। तुम चाहिए तो बोलो ना, क्या क्या चाहिए तुमको यार, ये थोड़ी बात है, वो एक दिन थोड़ी ना स्पेशल है। इस बात हर को सर मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती हर क्योंकि मैं खुद ये चीजें ऑब्जर्व, हम दोनों खुद हैं हाँ, ऐसे तो देयर इज नथिंग कि भाई मुझे कहे कि तुमने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, ठीक है। तो मैं हमेशा इसको एक बात बोलता हूँ, मैं जब दुकान में जाता हूँ ना, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसको देख करके मुझे ये लगे कि ये तेरे लिए बनी है। हम तो सर ये चीजें बोलते ही नहीं है, जबकि हम ये लगा लो अभी शादी हुई नहीं, है, मैं कह रहा हूं अगर मान लो कभी दिमाग में आ भी जाए, किसी ने किसी को गिफ्ट करते हुए देख लिया, तो वो बात आ जाती है, तो ऐसा लगता है ना। तो इसलिए बस मैंने खाली बोला ये, उसने नहीं कभी शिकायत करी होती तो मुझे कहीं ना कहीं देना ही पड़ता, इसलिए फिर वहीं आ जाते नहीं हैं हाँ तो इसलिए क्या है, वो जो मोमेंट है, और ये बहुत आसान होता है। ये कारवां बात बताने से बढ़ता है। मैं आपके बीच यहाँ बोल क्यों रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बाय चांस कोई कनेक्टेड व्यक्ति अपनी ये वीडियो सुन ले और उसे पता चल जाए कि ऐसे लोगों का हुजूम है, तो वो भी आकर के जुड़े, ताकि उसको पता लगे कि भाई ऐसा पॉसिबल है, जो तुम्हें फील हो रहा है वो एक्चुअली फील करने वाले लोग इस धरती पर हैं, और कोई दिक्कत नहीं है आकर के मिलने में। तो वो लोग आकर के मिलते हैं, उनके भीतर का अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है, लालच अपने आप खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। लोग हमसे पूछते तुम्हें डर नहीं लगता है? अरे जिस चीज से डर लगता है ना, तुम लोगों को जिस चीज से डर लगे, वो तो काम कई बार करके आ चुके, मरना जीना तो हम कई बार कर चुके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जो कनेक्शन है, वो हमें पता है कि एक्चुअल कनेक्शन क्या होता है, शरीर नहीं चाहिए उसके लिए। तो आपका किसी से बात करने के लिए, जैसे हम कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बात करने के लिए बॉडी की या फोन की जरूरत नहीं पड़ती है, वी टॉक टू ईच अदर। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों को इन सब चीजों की जरूरतें नहीं पड़ती थी, वो क्योंकि वो सारे एनलाइटेंड लोग थे। और एनलाइटमेंट का तरीका है बहुत सिंपल सा तरीका, आर्टिफिशियली लाइट नहीं होनी चाहिए आपके आसपास, नंगे पैर होने चाहिए, और इंडिजीनियस पुराने देसी, ये नए वाली फसल नहीं, पुराने पेड़ों को कहीं ना कहीं टच होना चाहिए आपको, पर ये और जानवर। वो जनरेशन भी नहीं थी जो आप हमने देखी, हमने सुनी, मैंने लगा ये उससे भी बहुत पहले लोग थे। हाँ, क्योंकि मैंने नहीं लगता, क्योंकि मेरे दादाजी एनलाइटेंड पर्सन थे। मेरे दादाजी ने, मुझे याद है, मेरे दादाजी ने मुझसे जितनी बार भी किसी व्यक्ति के बारे में बोला, वो व्यक्ति को
उसकी उसने उसका नाम नहीं सुना बंदे का, उसको ये नहीं पता कहाँ से आया वो है। चीज है सर, पर कहीं ना कहीं जो फीमेल वाली बात बोली ना आपने कि ये होंगे शायद जो हमने सुने भी, दादा पड़दादा के भी पड़दादा पाओगे इसे ना, ना, तो अंग्रेजों के आने से पहले जितना नॉलेज है वो सारा यही था। पर जो सर जो औरतों बनारस औरतों के हिंदू। बारे में कह रही हूँ मैं। हम्म, औरतें तो मैंने हमेशा बड़े बुजुर्गों तभी सुनी है, ये घर में घूंघट में और काम तई है, बस बच्चे पैदा करने तई। वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों को, ये देखो ये लाइन आपने बहुत गजब बोली है, वो घर में घूंघट में और बच्चे पैदा करने के लिए हैं, बस एक्चुअली ये इसी के लिए हैं वो। अगर मेरी पुरानी बातों को जो मैंने अभी बोला है अगर उसको देखो तो एक्चुअली वो इसी के लिए हैं। घर में काम, पहली बात, औरत कभी किसी बाहर मर्द के आदमी के बाहर के लिए नहीं काम कर रही ना। आप सोचो, वो लड़की जिसको घर में खाना बनाने में दिक्कत होती है और घर के काम को वो बेइज्जती फील करती है, वही एयर होस्टेस बन के 300 लोगों के आगे प्लेट उठाए घूमती है सेल्स में। हो सकता है, मैं, आदमी तो करेगा ही। और आदमी करते तो आदमी की जात तो, आदमी की जात तो किसी लायक है नहीं। उन लोगों ने, जिस जिस रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड और इस फैमिली की मैं बात करता हूं, उनको पता है कि औरत इतनी सेक्रेड है, उनको पता है कि औरत इतनी स्पेशल है, इसीलिए इनको बर्बाद करने के लिए औरत को घर से बाहर निकालना आवश्यक है। और ये बराबरी का लेवल, औरत इतने लेवल पर रखी है हमारे लोगों ने। मैनेजर होता है जो घर में बैठा बैठा सब मैनेज करता है। आपने बेशक आपके बुजुर्गों ने ये बोला हो कि औरत सिर्फ घर में काम करने के लिए है और बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन बाहर से पैसा कमा के जितना लाके आता था सारा उसके हाथ में देता था। नहीं देता हो तो बताओ, आपके दादा दादी पुराने माँ पता बाप। नहीं सर मैं कौन से दादा दादी मेरे घर में तो ये था कि सारा पैसा मेरी दादी के पास है, सर रुपया दे दो आप, सारा पैसा मेरी माँ के पास है, ठीक है। सारी पावर मेरी माँ के पास है, सारी पावर। कौन सी पावर? मैं समझ गई, पर जैसे सर आपने नो बोला ना कि आदमी मर्द तो कुछ, आपने शायद लाइन बोली अभी, वो तो कुछ है ही नहीं, समथिंग जो लो फ्रीक्वेंसी का प्राणी है औरत से बहुत। तो जब इतनी आप देवी बता रहे हो, औरतों ने है देवी, हमने माननी चाहिए औरतें, तो लोग ये तो चलो अभी बोल रहे हो आपकी, अभी ये औरतें काम बाहर काम करना शुरू करगी, जो काम घर में करना है, जो वो ही नौकरानी, मतलब नौकरी, अगर हम बाहर जॉब कर रहे हैं और वो नौकर है, घर में तो घर में तो प्रेम वश कर रहे हैं। लेकिन ये कभी शो तो नहीं हुआ है ना, हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, हमने तो औरतें मतलब देखो, मेड। ये एक आदमी की एक प्रॉब्लम रहती है, मैं आपको बताता हूँ। आदमी और औरत में दोनों में बड़ा फर्क रहता है। आदमी चलता है आंखों से और औरत चलती है कानों से। कैसे इसका मतलब समझ आया? कैसे आदमी उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो दिखने में सुंदर होती हैं। इसीलिए औरत हमेशा अपने आप को सजाएगी कि आदमी उसको अप्रिशिएट करे, और औरत मोटिवेट होती है सुन करके। आदमी उसको कितना ही प्यार जता ले, जब तक जबान से ना बोल दे कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, खाना चाहे ऐसे चाट चाट के खा जाए, उसको शांति नहीं पड़ेगी जब तक ये नहीं बोलेगा वो कि खाना आज बहुत अच्छा बनाया है। यानी अगर वो एक ये लाइन बोल दे कि खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो इतने में वो औरत का पूरा दिन पूरा पार हो जाएगा। वो कान से चलती है, यानी उसको जो सुनता है। कहीं बीच में ये कम्युनिकेशन गैप रह गया कि औरत ने आदमी के इस पार्ट को देखना बंद कर दिया और आदमी ने औरत के इस पार्ट को देखना बंद कर दिया कि उसे सिर्फ सुनना है दो प्यार के बोल, उसको केवल वो सुनना है जो तुम फील करते हो, बस खाली इतना सा बात है। अगर आप बताइए, अगर इन पति पत्नियों में दोनों में ये बात हो तो क्या टेंशन है? खत्म हो जाए वहीं सबका सब, सबका सब वहीं खत्म हो जाए कि जो वो रियल में फील करता है अपनी पत्नी के लिए, अगर वो सच में प्यार करता है तो बोल दे बस खाली। लेकिन सर वही बात है, मैंने लगता नहीं लोगों की ये चीजें कभी समझ में आवेंगी। देखो, मैं उन लोगों का जिनको समझ में आएगी मैं तो उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि आज भी देख लो, पेरेंट्स हो गए या हमारे और बड़ी जनरेशन की अगर मैं बात करूं, आज भी लड़कों के आदमियों के 2-3 अफेयर्स हैं या फिजिकलिटी है, चलेगा सब, है ना, वो चलेगा, चलेगा, है ना, हाँ बहुत हाँ नॉर्मल बात है। हाँ, चलेगा, जैसे हमने खुद बुजुर्ग, मतलब नूर फिल्मा में चलो देखियो ना देखियो, लेकिन कहीं ना चलेगा, कहीं तो सुना है हाँ। कि कोई नहीं तो आदमी है चल जाएगा, मतलब मर्द जात है जो भी है। हम्म, लेकिन औरतें उन्हें फिर बिल्कुल क्लीन नीट, कहीं बाहर ना गई हो ना, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी ऐसा चाहिए। हाँ तो ये डिफरेंस, यही डिफरेंस है ना फिर वो। हाँ, क्योंकि ये डिफरेंस इसीलिए है। देखो, ये डिफरेंस इसलिए क्यों है ये मैं बता रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति को एक औरत मुक्ति नहीं दिला पा रही है, उस सेक्रेट प्लेस को नहीं दिला पा रही है, उस वो फील नहीं दे पा रही है, बाय चांस वो मतलब अगर आपका संबंध आत्मा का है तो आदमी कहीं बाहर नहीं जाएगा।
यदि आपका संबंध आत्मा का नहीं है तब वो आदमी की खोज रहेगी, और औरत की खोज नहीं होती है कभी भी सर या मुक्ति तो औरत नहीं ना। चाहिए औरत ऑलरेडी मुक्त है ऑलरेडी। जब औरत को आप कभी फील करना, जब औरत बच्चा जन्म देती है, और इसीलिए इन अस्पतालों ने पेट काट कर बच्चे पैदा करना चालू किया है, क्योंकि ये ताकि औरत वो चीज फील ना कर पाए। जब औरत अपनी योनि से बच्चे को जन्म देती है, नेचुरल बर्थ, नेचुरल जो जन्म है, प्रसव, उस वक्त वो इतना पेन और इतना वो प्लेस होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये बोला जाता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ। तब वो प्लेस देख के आती है, वो जो अल्टीमेट हैप्पीनेस वाला जो प्लेस है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला प्लेस है, जो दूसरा जो परमात्मा वाला प्लेस है, वो देख के आती है उस टाइम पर। इसीलिए वो उस बच्चे से इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए मर सकती है। वो इसीलिए जब उसे अपनी छाती से दूध पिलाती है, वो हर मोमेंट उस बच्चे के लिए जब भी करती है, वो वही चीज फील करती है। माँ का जो प्रेम है, इसीलिए परमात्मा के प्रेम के बराबर माना गया है, क्योंकि वो उसको परमात्मा मानकर ही बच्चे की परवरिश कर रही होती है, क्योंकि उसको देख चुकी होती है। इतने कैजुअल डिफरेंस सिर्फ लड़कों के लिए क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि औरत बिना आदमी के अपने आप उस प्लेस तक पहुंच सकती है, लेकिन आदमी बिना औरत के वहां नहीं जा सकता। पर औधा तो आज भी ये चीज आप समझ रहे हो इसलिए बोल रहे हो, लेकिन औधा तो आज भी आदमियों का बड़ा है। नहीं है, सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आदमी, और जहां औरत कनेक्टेड नहीं है वहां औरत भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है बराबर में। और वो कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि इस कंट्रोल करने से मुझे वो प्राप्ति हो जाए। असल तो टारगेट वही है हर किसी का। आप देखो, आप कितना ही पैसा, कितनी गाड़ियां, कुछ भी, सिर्फ 2-4 चीजों के लिए कमाते हो: रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और हैप्पीनेस, और सामाजिक होने के लिए, यानी मैं वहां बैठने लायक हो जाऊं। सिर्फ इसी चीज के लिए सारा कर रहे हो। हर कोई इसी चीज के लिए कर रहा है। आदमी अपने आप को भूलकर दूसरे के हिसाब से चलने की दिशा में काम करने लग गया।